हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री के पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ एक टर्म्स को एक्सप्लेन किया था। इसके जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखा था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पिछली बार जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। मैं थोड़ा सा रिकवर कर देती हूँ उस चीज को, आपको ध्यान रहेगा। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, देखिए इन दोनों टर्म्स के अंदर बहुत ही लिटिल डिफरेंस है। सिर्फ यहाँ पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस है तो ए डी वर्ड यूज किया है और यहाँ पर बी वर्ड यूज कर रखा है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और हमने ये भी बताया था कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो किस तरीके का फिनोमिना होता है, सरफेस प्रोसेस होती है, इसके अंदर सरफेस फिनोमिना होता है। जबकि एब्जॉर्प्शन जो है ये बल्क फिनोमिना होता है। कौन सा फिनोमिना होता है? बल्क फिनोमिना। अब देखिए, अगर मैं चौक से लिखती हूँ, बोर्ड के ऊपर चौक का यूज कर रही हूँ, बोर्ड के ऊपर अगर मैं चौक से लिख रही हूँ तो सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर चौक जो है वो स्टिक करता है। अगर हम किसी कपड़े से उसे साफ करते हैं तो वो साफ हो जाता है। यानी सिर्फ सरफेस के ऊपर ही जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है उसने वो शो की, बल्क के अंदर नहीं गया। तो इसका क्या मतलब है कि जो एडजॉर्प्शन है वो प्रोसेस हुई वहां पे। अगर हमने सिर्फ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट था, जैसे ही कपड़ा या डस्टर का यूज किया वो तुरंत वहां से हट गया। अगर अंदर तो कोई चीज चली जाएगी तो क्या हम कपड़ा मार के उससे साफ कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा देखिए, जो एब्जॉर्प्शन है ये बल्क प्रोसेस है। इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था CaCl2 का। अगर CaCl2 प्रेजेंट है और इसके सराउंडिंग में मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, जो मॉइस्चर होता है, जो भी इसके अंदर वाटर वेपर इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, उनको बल्क के अंदर ले लेगा, यानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लेता है ये। और ये क्या करेगा कि सिर्फ सरफेस के ऊपर ही पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, बल्क के अंदर कभी भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर डिफरेंस था। अब देखिए, एक प्रोसेस होती है सोर्प्शन। क्या प्रोसेस बताइए? सोर्प्शन। सोर्प्शन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ जो भी चीज शो करेगी उसे हम क्या कहेंगे? सोर्प्शन कहेंगे। और जिस चीज के अंदर ये शो होगा उसे सोर्प्शन प्रोसेस कह देंगे। जैसे देखिए, इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, जो व्हाइट कलर के कपड़े होते हैं, कई बार हमने देखा है, इनफैक्ट जो फीमेल्स होती हैं वो तो ज्यादातर डाई करवाती है, अपने फेवरेट कलर का डाई करवाना है हमें, अगर ये वो कलर मार्केट में नहीं मिल रहा है तो वो डाई करवा लेती है। जब उन कपड़ों के ऊपर जो फैब्रिक होता है उस पर डाई करवाई जाती है तो आउटर एज वेल एज इनर साइड, यानी सरफेस एज वेल एज बल्क, दोनों के अंदर ही क्या होता है, जो कलर है, जिस भी कलर की हम डाई का यूज करते हैं उसे वो एडजॉर्ब भी करता है और दूसरा एब्जॉर्ब भी करता है। तो दोनों ही काम हो रहे होते हैं वहां पे। तो वो सोर्प्शन का एग्जांपल है। यानी सोर्प्शन प्रोसेस कौन सी होती है? ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट करती हैं। एग्जांपल क्या है यहाँ पे? डाई ऑन फैब्रिक्स। ठीक है, अगर फैब्रिक्स के ऊपर हम डाई करवाते हैं तो वो सोर्प्शन का गुड एग्जांपल है। अब देखिए, हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे यहाँ पे एडजॉर्प्शन का। एडजॉर्प्शन जो है RO 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप का होता है? ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन, इसे कीमो एब्जॉर्प्शन के नाम से भी जाना जाता है और इसे फिजियो एब्जॉर्प्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होगी, सिर्फ जो फिजिकल अटैचमेंट्स होनी है वो ही रहेंगी। अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो इसके अंदर वीक फोर्सेस काम करेंगे। कैसे फोर्स काम करेंगे? वीक फोर्सेस। सबसे फर्स्ट जो है कि इसके अंदर वीक फोर्स काम करेंगे और इसके अंदर जो केमिकल होता है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ठीक है, अब यहीं से समझ में आ जाएगा आपको कि अगर ये वीक फोर्सेस है, इसका मतलब इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये बहुत ही कमजोर है, वीक है, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बना सकता है, कोई केमिकल चेंजमेंट इसके अंदर टेक प्लेस कर पाएगा। जबकि
इस बेचारे के पास ऐसा कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर वीक फोर्स काम कर रहे हैं तो वीक फोर्स कौन से होते हैं? वंडरवाल फोर्स का नाम सुना होगा आपने, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर मेन रहेंगे। फिजिकल एडजॉर्प्शन में से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो काम करते हैं, और ये हमें पता है कि ये सबसे वीक फोर्स होते हैं नेचर के अंदर। तो इतने वीक होते हैं कि सिर्फ फिजिकल एडजॉर्प्शन ही करवा पाएंगे। अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो यहाँ पर जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स रहेगी। कितनी रहेगी? 20 to 40 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी बहुत ही कम है। इसके अलावा देखिए जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। किस नेचर का होगा? रिवर्सिबल। अब देखो रिवर्सिबल वर्ड यूज किया, रिवर्सिबल का मतलब क्या है? एक बार अगर बॉन्ड बना लिया तो वो दोबारा से टूट सकता है। और बॉन्ड भी किस तरीके का बनेगा? सिर्फ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो प्रेजेंट है। कोई भी दो चीजें आई सरफेस के ऊपर इस तरीके से स्ट्राइक की उन्होंने, मतलब ऐसे स्टिक कर जाएंगी, उसके बाद अगर हमने इसे हीट एनर्जी दी तो ये दोबारा से रिगेन हो जाएगी, दोबारा से उस सरफेस को छोड़ के चली जाएगी। तो यानी रिवर्सिबल नेचर की है, इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट जनरेट नहीं होगा। अगर एनर्जी प्रोवाइड करवाई बाहर के किसी भी सोर्स से, हम इसे एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट सप्लाई करवा देते हैं या कोई भी एक्सटर्नल जो मीडियम है उसके थ्रू अगर इस पर फोर्स करेंगे तो ये रिवर्सिबल है, वापस से रिटेन हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए इसमें जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है ये मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर यानी एक बार अगर एक लेयर बन गई उसके ऊपर जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो उसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाएगी, उसके ऊपर तीसरी लेयर आ जाएगी, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। कौन से बॉन्ड बन सकते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी ये केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड की अगर फॉर्मेशन हो गई किसी भी चीज के अंदर तो वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। मान लो एक ये रिएक्टेंट था, एक ये रिएक्टेंट था, एक एब्जॉर्बेंट था और एक एडजॉर्बेंट था, और वो आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच हो गए। अगर केमिकल बॉन्ड बन गया तो वो इरिवर्सिबल नेचर का हो जाएगा। उन्हें सेपरेट आउट करना बहुत ही ज्यादा टफ गोइंग रहेगा। तो ये किस नेचर के होंगे? इरिवर्सिबल। एक बार बन गए तो इन्हें दोबारा से अलग अलग करना, रिगेन करवाना डिफिकल्ट टास्क है, इतनी आसानी से ये नहीं होंगे। यहाँ पर जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू देखिए कितनी रहेगी? 40 किलो जूल से 400 किलो जूल तक रहती है। कितनी रहेगी? 40 किलो जूल से 200 भी लिखा मिल जाता है, 400 किलो जूल भी लिखा मिल जाएगा आपको, तो इतनी रहेगी। दूसरा देखिए इरिवर्सिबल तो हो गया, ये मल्टी लेयर टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे, सिंगल लेयर बनाएंगे। सिंगल लेयर यानी केमिकल बॉन्ड अगर टेक प्लेस कर रहा है तो एक बार अगर बॉन्ड बन गया किसी सरफेस के साथ तो वो परमानेंट बॉन्ड वहां पे अटैच रहेगा, उसके ऊपर और बॉन्ड नहीं बन सकते। अब देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट देखें। फिजिकल एडजॉर्प्शन है, कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल आके सरफेस के ऊपर अगर एडजॉर्ब हो रहे हैं और हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें, तो अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं उस टाइम पे तो क्या होगा? इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। ये हमने फैक्टर्स के अंदर भी पढ़ा था। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज कर दिया गलती से, तो जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा? फिजिकल जो आपका एडजॉर्प्शन है इसके अंदर डिक्रीज कर जाएगा। एडजॉर्प्शन एकदम से ही डिक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा भी बढ़ा है, यानी ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस को फेवर नहीं कर सकता। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तब मैं ग्राफ की हेल्प से भी बताऊंगी आपको। स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होगा? एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। एट स्टार्टिंग जो एडजॉर्प्शन है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। उसके बाद एंड देन सडन डिक्रीज,
और उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देगा। शुरू में जब हम टेम्परेचर देना शुरू करेंगे तो हमारी एडजॉर्प्शन प्रोसेस इंक्रीज होगी, उसका जो लेवल है वो अप हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यू से टेम्परेचर देते रहे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ग्राफ है वो सडन डिक्रीज कर जाएगा, यानी जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर जब स्टार्टिंग के अंदर हम टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी का काम करता है, और जब यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनने होते हैं तो वहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो प्रोवाइड करवाता है, जिस वजह से वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, एडजॉर्प्शन रेजअप करेगा, लेकिन अगर हमने टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा बढ़ा दी, सिर्फ हमें तो उतनी ही एनर्जी की जरूरत है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी का काम करे। अगर उसके लेवल को वो क्रॉस कर गई, बहुत ही ज्यादा हो गई, तो उस टाइम पे ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर। इसमें देखिए ये जो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक रहता है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि इसे कोई पर्टिकुलर केमिकल किसी पर्टिकुलर साइट की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ फिजिकल एडजॉर्प्शन है, वंडरवाल फोर्स से काम करने हैं यहाँ पर। तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच में हमें ये बात पहले से पता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही कर रहा होता है। तो अगर कोई केमिकल बॉन्ड ना भी बने तो वंडरवाल फोर्सेस काम हमेशा करते रहते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक है, जहां भी इन्हें स्पेस मिलेगा, जैसे भी अटैचमेंट होगी, ये उस चीज के साथ जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है उसे कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर शो कर देते हैं। तो इनके लिए कोई टफ टास्क नहीं रहता। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन जो है ये हाईली स्पेसिफिक रहता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनना है, तो केमिकल बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कितनी एनर्जी चाहिए, सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे मैटर करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी केमिकल जो है उन्हें मिक्स किया और उनके अंदर जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो शो हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। मान लो हमें ऑक्सीजन का एडजॉर्प्शन करवाना है, ऑक्सीजन गैसेस मॉलिक्यूल की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो हमें उसके लिए कोई मेटल जो मेटेलिक सरफेस होता है वो लेना पड़ेगा, या फिर जो कार्बन का सरफेस है वो ही यूज करना पड़ेगा, तभी वो उसकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन का अगर एडजॉर्प्शन करवाना है तो हमें कोई मेटालिक सरफेस लेना पड़ेगा, जैसे प्लैटिनम है, निकल है। तो वो क्या काम करेंगे, वो हाइड्रोजन के अपने ऊपर अटैच करवाएंगे, केमिकल बॉन्ड जो फॉर्मेशन है वो टेक प्लेस करेगी। अदरवाइज ऐसे ही अगर कोई भी चीज उठा ली तो उसके ऊपर वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस शो नहीं करता है। तो ये हाईली स्पेसिफिक होता है, जबकि ये नॉट स्पेसिफिक ही नहीं। देखिए एडजॉर्प्शन आइसोबार, अभी आपने केमिकल और फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है उसके बीच में डिफरेंस पढ़ा है। फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार के बारे में। अब एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है, आइसोबार जो वर्ड है ये प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और बार जो वर्ड है ये तो प्रेशर के लिए यूज किया जा रहा है ना, प्रेशर। और आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट या फिर सेम, तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट लिख रही हूँ, अदरवाइज सेम भी कर सकते हैं हम, एक ही बात है। एडजॉर्प्शन का मतलब हमें पता है कि सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के ऊपर जो भी चीज एडजॉर्ब हो रही है उसे हम एडजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। और आइसोबार का मतलब है यहाँ पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं ग्राफ की हेल्प से, और किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, इन बिटवीन x by m एंड t। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा, x by m और t के बीच में। और क्योंकि एडजॉर्प्शन आइसोबार है ये, तो प्रेशर यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ पे जो मैं ये ग्राफ ड्रॉ करने वाली हूँ ये कर रही हूँ फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन। ओके, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में अभी हमने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा, उसका जो एडजॉर्प्शन पावर है वो कम हो जाएगा। तो मान लो जब हमारे पास टेम्परेचर बिल्कुल लो था, बहुत ही ज्यादा कम था, तो जो एडजॉर्प्शन है वो इस पॉइंट के ऊपर था, यानी एडजॉर्प्शन का जो रेट है वो काफी हाई था। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ये एकदम से क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तुरंत जो एडजॉर्प्शन है वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। क्योंकि ये इसके बीच में सिर्फ वीक वंडरवाल फोर्स काम करते हैं, वो इतने स्टेबलाइज नहीं होते कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट कर सके, तो वो तुरंत एडजॉर्प्शन प्रोसेस को डी एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट करवा देते हैं, डी एडजॉर्ब हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं सरफेस से।
अब यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। यहाँ भी दोबारा से हम x/m और टेम्परेचर लेके चलेंगे। इस एक्सिस के ऊपर मैंने टेम्परेचर लिया है, यहाँ पे एडजॉर्प्शन ले रही हूँ, x/m लिया हुआ है मैंने। और ये फिगर जो है डायग्राम में किसके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, कीमो एडजॉर्प्शन यानी केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ x/m और t के बीच में। क्योंकि मैं एडजॉर्प्शन आइसोबार के बारे में बता रही हूँ तो यहाँ भी मुझे क्या चीज कांस्टेंट लेके चलनी है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमने जो ग्राफ है इसको थ्योरेटिकली अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज बना के दिखा रही हूँ कि जैसे ही स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ही जो कीमो एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। ये जो सडन रेज है ये आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ जो एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज होता चला गया। लेकिन जैसे ही इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी उसकी फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गई तो तुरंत ये क्या करेगा, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। अगर हम कंटिन्यूअसली टेम्परेचर को बढ़ाते रहे तो स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी का काम करता है और एक्टिवेशन एनर्जी का काम करने की वजह से जो एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज होता है। लेकिन हमें बस इतने ही अमाउंट में एनर्जी चाहिए थी कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो सके। अगर कंटिन्यूअस हम उसे बढ़ाते रहेंगे तो जो बॉन्ड है वो जो इसके अंदर केमिकल बॉन्ड होता है वो भी इतनी एनर्जी को टॉलरेट नहीं कर सकता, तो एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। तो ये आपका एडजॉर्प्शन आइसोबार था। फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपने डिफरेंसेस के थ्रू भी देख लिया और यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी देख लिया है।